नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दीदियों को तोहफा दिया है और साथ ही आपको बता दें कि राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का उद्घाटन किया और संस्था के बैंक खाते में 105 करोड़ रुपए भी हस्तांतरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मंगलवार के दिन बहुत मंगल कार्य की शुरुआत हो रही है। बिहार में माताओं बहनों को एक नई सुविधा मिलने जा रही है। जीविका निधि साख सरकारी संघ, इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब आसानी से पैसा मिलेगा और उन्हें आर्थिक मदद भी मिलेगी। तो बिहार की जीविका दीदियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोहफा दिया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीविका निधि का उद्घाटन, जीविका दीदियों को मिलेगी आर्थिक मदद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि बहुत मंगल काम की शुरुआत हो रही है। बिहार की माताओं बहनों को आज एक नई सुविधा मिलने जा रही है। जीविका निधि साख सहकारी संघ, इससे गांव-गांव में जीविका से जुड़ी बहनों को अब और आसानी से पैसा मिलेगा, उन्हें आर्थिक मदद मिलेगी। इससे वो जो काम करती है, जो व्यवसाय करती है, उसे आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। और मुझे ये देखकर भी बहुत खुशी है कि जीविका निधि की व्यवस्था पूरी तरह डिजिटल है। यानी किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, सब काम फोन से ही हो जाएगा। मां ही तो हमारा संसार होती है, मां ही हमारा स्वाभिमान होती है। इस समृद्ध परंपरा वाले बिहार में कुछ दिन पहले जो हुआ, उसकी मैंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। किसी बिहार के मेरे भाई बहन ने कल्पना नहीं की होगी, हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति ने कल्पना नहीं की होगी। बिहार में आरजेडी कांग्रेस के मंच से मेरी मां को गालियां दी गई। ये गालियां सिर्फ मेरी मां का अपमान नहीं है, ये देश की मां, बहन, बेटी का अपमान है। मुझे पता है आप सबको भी, बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है। मैं जानता हूं इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है, उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। और इसलिए आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माताओं बहनों के मैं दर्शन जब कर रहा हूं, जब आपकी मौजूदगी है, तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं, तो आज
मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। बीजेपी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि सोनिया गांधी और उस समय भारत की नागरिक भी नहीं थी और साथ ही मतदाता सूची में उनका नाम कैसे दर्ज था। हम राहुल गांधी से फिर से पूछते हैं कि क्या वे 1980 में अपनी मां सोनिया गांधी से जुड़े मतदाता धोखाधड़ी के पूरे रैकेट के लिए इस देश के लोगों से माफी मांगेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब जबकि पवन खेड़ा जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, उनकी कई मतदाता पहचान पत्र सामने आई है, तो क्या राहुल गांधी स्वीकार करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही मतदाता धोखाधड़ी का रैकेट चल रहा है? सेक्शन 62 समाज के अंदर आज हर व्यक्ति ये कह रहा है कि जो राहुल गांधी और उनके करीबी हैं वो चोर शोर मचा रहे हैं। राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के मीडिया हेड के 2 एपिक आईडी पाए जाते हैं। पवन खेड़ा जो राहुल गांधी के करीबी हैं, उनके पास 2 एपिक नंबर हैं। एपिक नंबर XHC 1992338 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 41 जंगपुरा का है, और एपिक नंबर SJE0755967 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी 40 का है। तो राहुल गांधी के करीबी वोटर धांधली और वोटर फ्रॉड के अंदर संलिप्त है, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर वोट नहीं डाल सकता। हम राहुल गांधी से ये पूछना चाहते हैं कि जब उन्हीं के खुद के मीडिया हेड के 2 एपिक नंबर जो मैं आपके सामने यहां रख रहा हूं, आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये एक एपिक नंबर है और ये दूसरा एपिक नंबर है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हिसाब से क्रिमिनल है, गैर कानूनी है, उसका सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 को वायलेट करता है। तो क्या आज राहुल गांधी मानेंगे, जो चोरों के सरदार हैं, कि असली चोर पवन खेड़ा है? क्या राहुल गांधी आज कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी पूरे के पूरे वोटर धांधली और वोटर फ्रॉड के अंदर संलिप्त है? हमारा राहुल गांधी से सीधा जवाब है। एक तरफ राहुल गांधी देश के नागरिकों को झूठा और फर्जी कहते हैं, चोर कहते हैं। आज आप ही के सामने हमने राहुल गांधी के खुद के करीबी की वोट चोरी सामने रखी है। अब सवाल यह है कि जब ये वोट चोरी और मल्टीपल एपिक आईडी सामने आए हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि कांग्रेस का ये नेता खुद इनको एक्वायर कर रहा है। मतलब क्या कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी एक वोटर धांधली का रैकेट चला रहे हैं, जिसमें वो अलग अलग कांग्रेस के नेताओं को मल्टीपल एपिक आईडीज जब उनके पास पाए जाते हैं, उन सबको संरक्षण राहुल गांधी देते हैं। तो राहुल गांधी के हिसाब से राहुल गांधी के करीबी वोट चोर हैं और इन वोट चोर को संरक्षण सवा चोर और सबसे बड़े चोर राहुल गांधी ने दिया है। इसका जवाब राहुल गांधी को देना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी आर्टिकल 326 संविधान की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 62 सब क्लॉज 2 का उल्लंघन करते हुए दिख रहे हैं। अब राहुल गांधी इस पे शांत क्यों है, ये मैं आपके सामने बताऊंगा। क्योंकि पूरा गांधी वाड्रा परिवार वोट चोरी और वोटर धांधली के रैकेट के अंदर संलिप्त है। आप याद करिए, 1980 में सोनिया गांधी जी देश की नागरिक नहीं बनी थी और उनका वोटर लिस्ट में नाम आया था।
उसके बाद 1982 के अंदर हमने प्रोटेस्ट करा तो वो नाम हटा। और सोनिया गांधी की इस वोटर धांधली के ऊपर अभी तक राहुल गांधी शांत है। याद करिए 1991 के अंदर ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है कि जब कोई कैंडिडेट मौजूद होता है तो उसके साथ में कोई और मौजूद नहीं हो सकता। सोनिया गांधी 1991 में खुद वोटर बूथ के ऊपर मौजूद पाई गई थी। तो जो परिवार का इतिहास वोटर धांधली और वोट चोरी का रहा है, आज उसको ये जवाब देना चाहिए कि उन्हीं के करीबी और उन्हीं के पार्टी के मीडिया हेड जब मल्टीपल एपिक आईडी के साथ में पाए जा रहे हैं, तो क्या राहुल गांधी को इसकी जानकारी थी? क्या राहुल गांधी के हिसाब से वो वोट चोर है? क्या राहुल गांधी उनको अपनी पार्टी से हटाएंगे? और क्या ये इकलौते ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जो ऐसी वोटर धांधली के अंदर सामने आए गए? याद करिए दोस्तों कि बिहार चुनाव के पहले अभी इसी वक्त थोड़े समय पहले की बात है कि तेजस्वी यादव के मल्टीपल एपिक आईडी सामने आए थे। जिस एपिक नंबर से तेजस्वी यादव ने 2020 और 25 के चुनाव में वोट किया था, वो प्रेस के सामने दूसरा एपिक आईडी। तो क्या इसके बारे में भी राहुल गांधी शांत थे? तो आज जब ये पवन खेड़ा और राहुल गांधी का ये नेक्सस बाहर आया है, इससे यही स्पष्ट होता है कि राहुल गांधी देश के गरीब, वंचित और पिछड़े के साथ इतनी नफरत करते हैं कि अपने खुद के पार्टी के नेताओं की वोट चोरी को बचाने के लिए, उनकी वोट धांधली को छुपाने के लिए वो बिहार के गली गली में बिहार के नागरिकों को फर्जी और चोर कह रहे हैं। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आधी आबादी को पूरा अधिकार देने के अभियान में साथी और सहयोगी की भूमिका में है डबल इंजन सरकार। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों ने उत्तर प्रदेश की नारी का किरदार कैसे बदला, इसका दर्पण है मिशन उन्नति। इसके अंतर्गत एक सूचकांक विकसित किया गया है जिससे सरकारी प्रयासों से हो रहे महिला सशक्तिकरण को मापा जा सकता है। महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक WEE इंडेक्स के अनुसार उत्तर प्रदेश ने पिछले 8 वर्षों में महिला श्रम बल में हर वर्ष वृद्धि दर्ज की। 2017 के बाद हुए इस बदलाव का आधार बनी चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था एवं मिशन शक्ति का विजन, जिसने महिलाओं को सुरक्षित बनाया, स्वावलंबन का मार्ग भी प्रशस्त किया। व्यवसाय, तकनीक एवं अन्य क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल विकास और प्रशिक्षण से सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हुई। विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों ने स्वयं सहायता समूहों, आसान ऋण एवं उद्यमिता को प्रोत्साहन देकर आत्मनिर्भरता के नए द्वार खोले। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैं ही नहीं दुनिया ने कहा। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते अगली खबर का। मंत्री परिषद की बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और ऐसे में मंत्री परिषद की बैठक के बाद कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देने के लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में लिए गए
निर्णयों की जानकारी दी गई है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग सारी की सारी ऑपरेटर प्राइवेट होगा, उसको टेंडर के आधार पे उसका सिलेक्शन होगा। जो सबसे किफायती भाड़ा, सबसे किफायती शर्तें रखेगा उसका सिलेक्शन होगा और उनको चलाने की छूट सब कुछ उन्हीं का होगा। ड्राइवर, कंडक्टर, बस, डीजल, बस, इलेक्ट्रिक चार्जिंग सारी की सारी व्यवस्थाएं उनकी होगी। हम खाली उनको लाइसेंसिंग करेंगे, मॉनिटर करेंगे, भाड़ा वो एकदम से बढ़ावे न, उसकी व्यवस्था रखेंगे। चार्जिंग की जो व्यवस्था है वो, क्योंकि चार्जिंग में गवर्नमेंट का भी रोल आता है, बिजली विभाग का रोल आता है, तो उतनी वहां तक उनको पॉइंट तक बिजली देने का व्यवस्था सरकार करेगी। बाकी सारा का सारा उनका होगा। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम की कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी नॉन प्रॉफिटेबल का जो गठन किया गया है, उसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों तथा संस्थाओं में आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों की सेवाएं जो दी जा रही हैं, उसको बेहतर बनाने के लिए आज मंत्री परिषद के समक्ष एक प्रस्ताव आया है। इसमें विशेष बात यह है कि नियमित पदों के अगेंस्ट इसमें आउटसोर्स या संविदा पर नहीं दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो निगम है वो जेम पोर्टल के माध्यम से सर्विस प्रोवाइडर तय करेंगे, एजेंसीज तय करेंगे और इन लोगों का जो मानदेय है वो 16,000 से 20,000 रुपए तक होगा। साथ ही साथ यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है, 3 वर्ष के लिए इनको सेवा का अवसर मिलेगा और किसी प्रकार की अनियमितता पाई अगर जाती है तो विभाग की संस्तुति पर जो एजेंसी है निगम के भी संज्ञान में लाकर उसकी सेवाओं को समाप्त किया जा सकता है। नियुक्ति की अवधि 3 वर्ष होगी और मैं समझता हूं कि अभी तक की जो आउटसोर्सिंग के लोग जो तरह तरह की बातें चल रही थी और काफी दिनों से इस बात की प्रतीक्षा थी, उसमें उन लोगों को विशेष रूप से सुविधा मिलेगी। इन लोगों को 1 तारीख से लेकर 5 तारीख तक इनका वेतन मिल जाएगा और जितने भी चाहे जो प्रोविडेंट फंड का जो प्रोविजन है, ESI का है, वो सब कुछ इनके खाते में ही जाएगा जो उस कार्मिक होगा, अर्थात जो किसी न किसी रूप में सेवारत होगा उसी के से उसमें जाएगा। अभी तक क्या होता था कि यह सर्विस प्रोवाइडर के खाते में जाता था और तमाम तरीके की शिकायतें इस बात की मिलती थी कि सर्विस प्रोवाइडर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो उनको तमाम शिकायतों को किसी भी तरीके से न आए और हर तरह से एक पारदर्शी प्रक्रिया के तहत इन लोगों को सेवा का अवसर मिले। और चूंकि अभी तक सरकार तो देती थी पैसा, लेकिन इन लोगों को यह भी शिकायत मिलती थी कि इन लोगों को पूरा पैसा जितना सरकार देती है उतना नहीं मिल पाता। इसलिए हर तरह से इसमें एक पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाने का प्रयास किया गया। साथ साथ आरक्षण का भी प्रावधान किया गया। इसमें SC, ST, OBC, भूतपूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित, दिव्यांगजन, महिला आरक्षण का प्रावधान भी इसमें किया गया है। नहीं, हर साल की बात नहीं है, एक बार तो 3 साल के लिए होगा, लेकिन इन लोगों के लिए काफी व्यवस्था की गई है। क्योंकि अभी तक यदि कि मैटरनिटी अगर महिला है तो मैटरनिटी लीव उसकी व्यवस्था भी की गई है। साथ ही साथ और इनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो इनको 15,000 रुपए इनकी मृत्यु पर ऊपर देने के बाद अंतिम संस्कार के लिए दिए जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि पूरी संवेदनशीलता बरती है सरकार ने इस बात के लिए कि हम जो भी आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनको एक सम्मानजनक मानदेय भी मिले और उनकी सर्विस कंडीशन भी बेहतर हो और आरक्षण का भी लाभ उनको मिले। भर्ती प्रक्रिया का प्रारूप देखिए, जिस प्रकार से एजेंसीज को हम तय करते हैं, निगमों के माध्यम से एजेंसीज को तय करते हैं, जिन लोगों को, जिन विभागों को आवश्यकता होती है वो सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से लेते हैं और विभाग की सहमति जरूरी है। ऐसा है, मैं अभी उनके अकाउंट में पैसा पूरा जाएगा। अभी तक ESI का, EPF का पैसा सर्विस प्रोवाइडर के पास जाता था, जिसमें शिकायत ये थी कि वो जमा नहीं करते और जितनी कंडीशंस जितनी दी हैं
जो संवेदनशीलता के बाद आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, ठीक उसमें पहले अब आरक्षण की व्यवस्था करने जा रहे हैं। निगम ही बना है, निगम के तहत मैंने आपको शुरुआत जहां करी आपने सुना नहीं, मैंने पूरा पहले यहीं से शुरू किया था। उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 के अंतर्गत ये व्यवस्था लागू की गई। अब दूसरा देखें, निगम के माध्यम से ही कर रही है, निगम के माध्यम से उनका चयन करेंगे। चयन जो है उस एजेंसीज का चयन उसके माध्यम से करेंगे, निगम करेगा। तो नहीं राइस के अकाउंट में जाएगा पैसा पूरा, वो अपना स्वयं जमा करेंगे। आपने जो प्रश्न पूछे हैं, माननीय मंत्री जी ने जैसा बताया है, सर्वप्रथम ये जो निगम है ये नियमन निगम के रूप में काम करे। अभी ऐसी कोई अम्ब्रेला व्यवस्था नहीं है जो एजेंसियों को रेगुलेट करे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि एक इनका नियमन होगा। नंबर 2, जेम के माध्यम से जरूर, क्योंकि कोई चयन की प्रक्रिया तो रखनी पड़ेगी और वो जो सरकारी व्यवस्था है वो जेम पर आधारित है, तो वो हम जेम पर ही आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन करेंगे। लेकिन आउटसोर्सिंग एजेंसी का चयन जो अब तक विभाग करते थे, अब निगम करेगा। जिस विभाग को जितने मैन पावर की जरूरत है वो निगम को बताएगा। निगम उसकी आवश्यकता के अनुसार मैच करते हुए जो चयनित या क्वालिफाइड कहूंगा आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं उसको अलॉट कर देगी। अब रही बात कि कैसे लिया जाएगा लोगों को, जो कार्मिक हैं, जो आपका बिंदु है, तो उसमें एक पारदर्शी लिखित परीक्षा की भी व्यवस्था है, ठीक है, और साक्षात्कार की है। तो 4 श्रेणियों में जो आउटसोर्सिंग हम सेवा लेंगे, आउटसोर्सिंग सेवाएं लेंगे। उदाहरण के तौर पर जैसे कि सरकार में ट्रांसलेशन की सेवा है, तो अगर हमें वहां पर अनुवादकीय सेवाएं लेनी है तो जो ट्रांसलेशन का ज्ञान रखने वाले लोग अप्लाई करेंगे तो हम उनकी सेवाएं लेंगे। नंबर 1, उस सेवा के लिए हम उनको पे करेंगे, तो हमने उनको अलग अलग श्रेणी में डाला है। तो जैसे इसी चीज को बताने के लिए अनुवादकीय सेवाएं जो है श्रेणी 2 में आएंगी, उसमें हम अप टू 25,000 रुपए तक देंगे, ठीक है। वो हम तय करेंगे निगम और विभाग के अब कितना देंगे, और अप टू 25,000 रुपए तक हम देंगे। तो इस प्रकार से वो जो कितना उन सेवाओं के लिए पे करना है वो कर रहे हैं। तो जैसा माननीय मंत्री जी ने आपको सूचित किया कि नियमित पदों के सापेक्ष नहीं होगा, ये सेवाओं के लिए हो। इलेक्ट्रॉनिक्स के अभी तक घटक जितने भी हम अभी तक बनाते हैं, जो कुछ भी इक्विपमेंट्स बनाते हैं, ज्यादातर इक्विपमेंट्स हम असेंबल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, बाकी चीजें बाहर से आती हैं, असेंबल हम लोग करते हैं। जैसे पीसीबी, मोबाइल फोन पर जो कैमरा वगैरह लगता है उसको भी, डिस्प्ले यूनिट, इस प्रकार के जो यूनिट हम बाहर से खास ला के यहां पर असेंबल करते हैं मोबाइल में या लैपटॉप में, उसको हम स्वयं निर्मित करें। इस प्रकार की नीति हमारी सरकार लेकर आई है और मैं समझता हूं कि ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक पूरे सिस्टम को बहुत ज्यादा अपलिफ्ट करेगी। मैं श्री अनुराग यादव जो हमारे प्रमुख सचिव हैं उनसे कहेंगे कि इसके ऊपर जरा प्रकाश डिटेल में डालें। सर, सभी लोग इसमें वाकिफ होंगे यहाँ पे। सर, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में देश में पिछले 8 वर्षों में जो तरक्की हुई है वो अभूतपूर्व रही है। करीब 2015 में अगर आप देखेंगे आंकड़े वर्ष के, तो उस समय में महज 2 यूनिट ऐसी थी जो मोबाइल बनाती थी देश में, पूरे देश में। आज की तारीख में 300 है। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो निर्माण होता था वो लगभग 1.9 लाख करोड़ का हुआ करता था 15 में। पिछले 9-10 वर्षों में ये बढ़ के 11 लाख करोड़ से ऊपर का हुआ है। एक्सपोर्ट जो हुआ करता था, मोबाइल फोन हम जो बनाते थे और एक्सपोर्ट करते हैं, 8-10 साल पहले 1500 करोड़ रुपए का ही महज हुआ करता था, वो बढ़ के 2 लाख करोड़ से ज्यादा का हो रहा है।
यानी बहुत तेजी से इस उद्योग में पिछले 8 वर्षों में पूरे देश में तरक्की हुई। और प्रदेश के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे देश का जो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विनिर्माण होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, उनमें मोबाइल के हैंडसेट पूरे देश में जो प्रोडक्शन होते हैं वो आधे से ज्यादा लगभग हमारे नोएडा का जो रीजन है इलेक्ट्रॉनिक हब का, वहां होते हैं। कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जो वहां पर निर्मित नहीं हो रहा है आज की तारीख में। सैमसंग सबसे बड़ा ब्रांड कहा जाता है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में देखेंगे जाके यूनिट्स, तो बहुत अच्छी तरक्की पिछले 8-10 वर्षों में विश्व स्तरीय फैसिलिटीज डेवलप हुई हैं। अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों ने देखा होगा, आपकी खबर थी कि माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी एक यूनिट में नोएडा में गए हैं जहां ड्रोन बन रहा है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।